एक तरीका है। सर ये बताइए, जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है 10th में शायद, तो क्या कोई बच्चा इसमें क्या 100% स्कोर कर सकता है, मतलब 100 आउट ऑफ 100, समझ रहे हैं आप? और अगर कर सकता है तो इसका क्या कोई तरीका है, स्पेशल तरीका है, या नॉर्मली जो हम लोग कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ ऐसा है इसके सर? देखिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 किया जा सकता है, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, हम लोग वीकली आपको एक ऐसा सेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट को आपसे रूबरू कराते हैं, जिसमें वो आपकी सारे प्रॉब्लम्स जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका वो जवाब देते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक ऐसे ही एक्सपर्ट के साथ लाजवाब होने वाला है, तो आई होप आप तैयार होंगे। फिलहाल आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम कई सारे बच्चों में कॉमन रहती है और उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। यस, जब मैं भी क्लास 10th में हुआ करता था या 12th में था तो मुझे भी मैथ्स में कहीं ना कहीं कुछ डाउट होते थे, मेरे कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपने जो हमारे कमेंट सेक्शन में बोले थे कि सर मैथ्स एक्सपर्ट से आप इन क्वेश्चंस को एक बार पूछिए, तो उन क्वेश्चंस को लेकर के एक छोटा सा सेशन आपके सामने। फिलहाल तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस्टर योगेश शुक्ला, जो कि हमारे आज के मैथ्स एक्सपर्ट हैं क्लास 10th के लिए। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो योगेश सर बारी बारी से आप सबके वो क्वेश्चंस जो आपने हमसे पूछ रखे हैं उनका जवाब देंगे और उन क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी 40 डेज मैथ्स स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हम कैसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और ऐसे वो कौन से क्वेश्चन या पोर्शन है जिसकी वजह से आपको थोड़ा डर लगता है तो उसमें कैसे इम्प्रोवाइजेशन डाला जा सकता है। मैं आपको बता दूं, किसी टीचर का एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका जुनून और आपका भरोसा ही आपके रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन से। तो सर, बच्चों का एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है इस टाइम पे कि अगर देखा जाए कि हमारे पास लगभग 40 डेज हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और उस फेयर को फेस करने में थोड़ा उनकी प्रॉब्लम रहती है। और क्या प्रॉब्लम है कि क्या 40 डेज में कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है मैथ्स के लिए स्पेशल, क्योंकि अब बोर्ड सर पे हैं, हमें हिंदी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो सब पढ़ने हैं उनको। तो क्या 40 डेज में हम लोग क्या कर सकते हैं स्पेशल मैथ्स के लिए? जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने 40 डेज की स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं तो आपको उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को सबसे ज़्यादा रिवाइज करना होगा जिनसे वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री से भी अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टिग्नोमेट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 15 मार्क्स to 16 मार्क्स का आता ही आता है। वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आ जाइए, स्टेट्स में आ जाइए। मेंसुरेशन का वेटेज आपके लिए 10 मार्क्स का है और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी का वेटेज आपके लिए 11 to 12 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रियल नंबर्स का और हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज 6 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को फोकस करिए जिनसे वेटेज ज़्यादा आना है और जो आपको हार्ड लगते हैं, जैसे ट्राइंगल्स हो सकता है, सर्कल्स हो सकते हैं, इनमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप इनकी थ्योरम्स को प्रॉपरली समझिए और उसके बाद इनके क्वेश्चंस को लगाइए, इनके एप्लीकेशंस को लगाइए, जिससे आपको एग्जाम में अपना स्कोर बूस्टअप करने में हेल्प मिलेगी। सर बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सर का कहना है कि मेनली उन टॉपिक में हमें स्पेशल फोकस करना है जिनसे वेटेज ज्यादा है और उनमें ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। भाई मान लीजिए हमने कोई चीज रट ली तो उसमें तो हो सकता है कि भूलने के चांसेस हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। उनका एक अगला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स का कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपने भी फेस किए होंगे और हम लोग भी फेस करते हैं, कि जिन्होंने साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा, जैसे ही एग्जाम्स के पास आते हैं तो फिर उनको पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और फिर टेंशन हो जाती है। क्यों? साल भर पढ़ नहीं रखा उन्होंने। अब क्वेश्चन देखते हैं वो आ नहीं रहे होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल है, आप बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो 40 दिन में अपने मैथ्स को कैसे कवर अप कर सकते हैं?
देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहली चीज तो ये सेमफुल है आपके लिए कि आप क्लास 10th के लगभग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है वो भी और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी बुक्स है, देखिए आर.डी. शर्मा हो सकती है, आर.एस. अग्रवाल हो सकती है या एनसीईआरटी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनसीईआरटी के साथ साथ एक रेफरेंस बुक तो आपको लेकर चलनी ही चलनी है। और कोई भी बुक आपके पास है किसी भी राइटर की है तो उसमें फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम होते हैं। आपको उन फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उसके अलावा उनके एप्लीकेशंस को भी आपको लगाना है, उन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखिए आपके एग्जाम्स तो पास आ ही रहे हैं, तो आपको 10 इयर्स के क्वेश्चन लगाने होंगे, साथ साथ सैंपल पेपर लगाने होंगे। सैंपल पेपर और 10 इयर्स से क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स आप अलग अलग पढ़ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ आएंगे और इससे आपको ये समझने में इजी रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि उसका पैटर्न क्या है। तो आप सर ने बताया कि आपको 10 इयर्स सॉल्व करना है। सर आप और मेरी तरफ आ जाइए। आपको 10 इयर्स सॉल्व करना है और 10 इयर्स में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे और एक साथ आप सारे के सारे फॉर्मूलों का क्या कर सकते हैं, आप समीशन मिल हाँ एप्लीकेशन देख सकते हैं, राइट। और थोड़ा आइडिया भी होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर एक्चुअली क्या है कि बच्चों को मेन प्रॉब्लम यही है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। देखिए जो बच्चा ब्रिलियंट है, देखिए बच्चा ब्रिलियंट या वीक नहीं होता, एक्चुअली ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली वो अच्छा स्कोर करता है तो मतलब ब्रिलियंट है। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता वो मे भी हो सकता है कि वो डर रहा होता है या उसके माइंड में एक फोबिया चल रहा होता है मैथ्स का, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो बच्चों की तो बात है ही, स्पेशली मान लीजिए आप मैथ्स के टीचर है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है। तो क्या ऐसा कोई रामबाण इलाज या तरीका है क्या कि जिससे ये पता चल जाए कि हमें फॉर्मूला कैसे तैयार करना है, मतलब फॉर्मूले हमें कैसे तैयार हो? क्योंकि अब एक यूनिट की ही बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट 15 to 20 या शायद उससे ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अगर आपकी बुक में 6-7 यूनिट ही हैं तो अगर सब में 20-20 फॉर्मूला है तो समझ लीजिए सर कितना प्रॉब्लम होगा। तो उन फॉर्मूलों को कैसे तैयार किया जाए? देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूले जो रटते हैं, सिर्फ रटते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लर्न कर लिया, सेक्शन फार्मूला लर्न कर लिया कि कहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने वैल्यूज लर्न कर ली, आइडेंटिटीज लर्न कर ली। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले तो आपको सारे आते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते रहोगे, इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूले लर्न करे और उस फॉर्मूले के तुरंत ही क्वेश्चंस अप्लाई करें, प्रैक्टिस करी आपने। अगर एप्लीकेशन पर ध्यान दिया है तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको कैसे डिलीवर करना है। और यही सारी की सारी चीजें आपको आगे एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाली हैं। तो फॉर्मूले लर्न करने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें अप्लाई कहां करना है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उनका एप्लीकेशन लगाएंगे। और सर ये पुरानी कहावत भी एक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल, इसी को अगर हम लोग छोटे थे तो हमें बताया जाता था करत करत अभ्यास के जड़ मत सुजान। तो वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है। जड़मती का मतलब समझ रहे हैं आप? जड़मती का मतलब ये होता है कि जो हमारी बुद्धि एक कमजोर है तो उसको क्या कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, शार्प माइंड कर सकते हैं। दैट इज ओनली वन थिंग एंड इट इज प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस से ही आप फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं, रटा नहीं जा सकता। नहीं तो यहां से रट के जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में भैया डब्बा गुल, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, उनको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने का तरीका भी सर ने आपको बताया, 10 इयर्स से बेस्ट कुछ नहीं है। 10 इयर्स के बाद आप सैंपल पेपर्स अप्लाई करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, शायद देखते हैं। फिर इसके बाद सर एक और प्रॉब्लम होती है, और ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली ये मेरा क्वेश्चन है मैथ्स के सर से। कभी हम लोग ऐसे नॉर्मली मिलते हैं तो बात नहीं करते हैं, फिर बच्चों के ही थ्रू मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब मैं बचपन में छोटा था, मतलब छोटे ही रहते हैं बचपन में सभी कुछ इसमें खास बात नहीं है, तो मुझे मैथ्स में एक डर सा था। अच्छा, इस डर का रीज़न पता है क्या था? कि सर चलिए फॉर्मूले हमने लर्न कर लिए,
मुश्किल से तो हो पाते थे और उसमें जो लर्न हुए, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर मैं उन फॉर्मूले को ये नहीं डिसाइड कर पाता था कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। भाई फॉर्मूला चलो तैयार हो गया, प्रैक्टिस कर ली आपने जैसा कि बताया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो हमारे पास 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो अलग अलग चैप्टर से होंगे, मतलब उन सारे फॉर्मूलों का हमें यूज करना चाहिए। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं किसी क्वेश्चन में कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? देखिए, इसका आंसर अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर आप फॉर्मूले को सिर्फ लर्न कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि कहाँ क्या अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप उनके एप्लीकेशन से आप उन्हें लर्न करेंगे, उन्हें सीखेंगे, उन्हें डिलीवर करना, आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूला सीखा और उसके अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या अप्लाई करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फॉर्मूले के बाद उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि कहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर मैथ्स में केवल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसा कि अभी नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और उन क्वेश्चन में जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू में क्या है कि अगर सही तो सही, गलत तो गलत, या फिर कोई स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें से हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चा क्या करे, कैसे उसको तैयार करे? देखिए, आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब सपोज करिए कि ऐसा पैटर्न नहीं है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता था, आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा का पूरा सॉल्व करना होता था। अब उन्होंने क्या किया कि इसी क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया और उसी में बना दिए 4 to 5 सेगमेंट्स, और आपको ईच एंड एवरी सेगमेंट में एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना करके उन्होंने दे दिया। तो बिल्कुल इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपने पढ़ रखा है वहीं से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से ही स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। स्टोरी बेस्ड तो चलिए ठीक है सर, सॉल्व हो गया। अब मैंने एनालाइज किया सर कभी क्लास लेने में कि बच्चों को प्रॉब्लम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है सॉल्व हो गया, फॉर्मूला लगाया सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए वो वाला क्वेश्चन, वो कौन से होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो उनको कैसे मतलब बच्चा सॉल्व करे? और ये क्वेश्चन मैं अपने खुद के पूछ रहा हूं आपसे, मतलब ये कोई बच्चों के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो मैंने देखा, रियलाइज किया कि जो बच्चा होता है जो डरता है मैथ से, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर लेगा, लेकिन जैसे ही आपने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे दिए ना, जैसे क्लास 8th में प्रॉफिट एंड लॉस के मुझे याद है कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे, तो 10th में भी बिल्कुल होने चाहिए और होंगे सर, तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, अगर हम लोग क्वाड्रेटी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मेंसुरेशन की बात करते हैं, या फिर सर्कल्स की बात करते हैं, हाँ लीनियर की बात करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो सबसे पढ़ना है। अब आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है, मेंसुरेशन का है, क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है। और जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ कंडीशंस भी दिखाई देने लग जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा कि वो कौन से चैप्टर से है और कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है। आपको उन्हीं कंडीशंस को इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद वही तरीका अप्लाई करना है जो आप नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं। सर यही एक तरीका है। सर ये बताइए, जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है 10th में शायद, तो क्या कोई बच्चा इसमें क्या 100% स्कोर कर सकता है, मतलब 100 आउट ऑफ 100, समझ रहे हैं आप? और अगर कर सकता है तो इसका क्या कोई तरीका है, स्पेशल तरीका है, या नॉर्मली जो हम लोग कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ ऐसा है क्या सर? देखिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 किया जा सकता है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जैसे हिंदी है, आपको एसे राइटिंग के लिए आया, अब एसे राइटिंग आपने करी तो वहां पर 8 मार्क्स में आपको 7 दे दिए जाएंगे, 6 दे दिए जाएंगे, या फिर जिस भी क्वालिटी का आपने लिखा हुआ है उस टाइप के मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन मैथ्स में अगर आपका सॉल्यूशन परफेक्ट है, प्रॉपर है, तो आपको 8 आउट ऑफ 8 ही मिलेंगे। वहां पर आपको 7 या 6.5 का कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है। स्टेप बाय स्टेप तो बच्चों की आसानी के लिए कर दिया गया है कि अब भाई बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप से कम उनको 30-40 तक तो ले जाया जाए। लेकिन जो बच्चे टॉपर्स हैं, और मैं ऐसा बताना चाहूंगा जिनकी पूरी प्रिपरेशन है या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये चीज मान के चलनी है कि मैथ्स में 100% स्कोर होता है। और अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहेंगे तो बिल्कुल आप भी 100% आप अपना स्कोर कर सकते हैं। देखिए,
टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। तो जब भी आपके एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए और टेस्ट सीरीज में आप अपने स्कोर को एनालाइज करिए। मान लीजिए आप 85 करते हैं, 90 करते हैं, 92 करते हैं, 95 करते हैं, तो ये देखिए कि कहाँ पर कमी रह जा रही है। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं या वो गलतियां हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वैसे वैसे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। और अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपनी गलतियों को एनालाइज करके उन्हें सुधार ले, और इतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। वो एक गेम होता है जिसमें रस्सा पकड़ के एक दूसरे की तरफ खींचा जाता है, रोप पुलिंग करके कुछ होता है। तो उसमें वो एक रूल सिखाया जाता है, सबसे पहले स्टॉप, फिर देन फोर्स अप्लाई करना है। मुझे स्टॉप करना है, फिर फोर्स अप्लाई करना है। तो सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने 90 स्कोर किया तो 10 मार्क्स कहाँ जा रहा है आपका। आपने सबसे पहले अपने आप को रोका, वहां पर रोक के उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद पता चला गलतियां क्या हैं, गलतियों को इंप्रूव किया आपने। अच्छा, ये इनसे भी सर एक खास बात और है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो बोलते हैं सर पेपर तो बड़ा आसान था लेकिन सर 5 नंबर का ड्रॉप हो गया। तो इसके लिए कैसे मतलब देखिए ये चीज़ एक्चुअल क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से तो अटैच होते हैं, तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें इतना टाइम लग जाता है कि वो लिमिटेड टाइम पीरियड में वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो उनके लिए यही एक तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन करने का ट्राई करिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मोर देन 1 टेस्ट इन अ डे देने होंगे। जब आप 30 to 40 प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे, आप 30 to 40 टेस्ट दे लेंगे तो आपकी स्पीड भी नॉर्मल आ जाएगी और आपके जो क्वेश्चन मिस्टेक्स की परसेंटेज है वो भी बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगी। ये मान के चलिए कि जो आपका स्कोर 80 था वो 95 हो जाएगा, जिनका 92 था वो 98 हो जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंशियल हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी रखते हैं तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर गेन करके आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चलते चलते सर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसे बुक या टेस्ट सीरीज, स्पेशली कोई बुक जिससे से सैम्पल पेपर वगैरह जिससे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी होती हो, कुछ हमारे बच्चों को बताइए ताकि उनका थोड़ा सा इस सेशन को देखने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे और वो मैथ्स को जब देखें तो फिर डर की तरह मत देखें, मतलब मैथ्स फोबिया ना हो उनके अंदर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने कुंग फू पैंडा तो देखा होगा ना? हाँ देखा है। कोई भी स्पेशल रेसिपी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास जिस भी राइटर की बुक है वो आप उसी राइटर की बुक से अपने कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी रखिए। उसके अलावा आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सैंपल पेपर ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, आजकल तो कई सारे अवेलेबल हैं, और इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी रखिए, फॉर्मूले आप एप्लीकेशंस अच्छे से करते रहिए और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। यही एक स्पेशल रेसिपी है आप सभी के लिए। सो चलिए अच्छा स्कोर करके आइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आज नहीं तो एग्जाम के बाद सही। थैंक यू योगेश शुक्ला सर, आपका प्रीसियस टाइम देने के लिए। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस बच्चों के काम आएगा। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रखेंगे, लेकिन मुझे ना ये सर की ये कुंग फू पैंडा वाली बात बहुत पसंद आई। आई होप आपने भी मेमोराइज कर ली होगी कि जब वो देखता है कि स्पेशल शक्तियां तो वो पूरा ब्लैंक होता है, राइट? या फिर एक रेसिपी की बात हो रही होती है तो उसका फादर बोलता है कि ऐसी कोई रेसिपी है ही नहीं। ओके, तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा और क्या इससे आपको हेल्प हुई। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।